नमस्कार और हमारी इस खास बातचीत में आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम गोता लगाने वाले हैं भारत में रैप संगीत के काफी दिलचस्प सफर में, जिसे हम देसी हिप हॉप या DHH भी कहते हैं। हाँ बिल्कुल, DHH। तो हमारे पास जो जानकारी है उससे हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये सब शुरू कैसे हुआ, आज कितना बड़ा है ये सीन भारत में, कौन है वो कलाकार और आगे क्या। बिल्कुल। और शुरू करने से पहले ये याद रखना शायद जरूरी है कि हिप हॉप की जड़ें मतलब बहुत गहरी हैं। हाँ, पश्चिम अफ्रीका की कहानी सुनाने की परंपरा से लेकर 1970s के न्यूयॉर्क तक वहाँ अफ्रीकी अमेरिकी समुदायों ने इसे अपने संघर्षों की आवाज बनाया। सही बात है। ये सिर्फ म्यूजिक नहीं था। नहीं, बिल्कुल नहीं। एक आंदोलन था, उत्पीड़न के खिलाफ एक आवाज। तो ये गाने से ज्यादा कहानी कहना, अपनी बात रखना और कभी-कभी तो सीधा विरोध। और भारत में इसने अपना एक अलग देसी अंदाज ले लिया। वही तो सवाल यही है कि भारत में इसकी कहानी कैसे शुरू हुई, कैसे पनपा ये सब। हाँ, कहाँ से शुरू करें? देखिए, अगर मेन स्ट्रीम की बात करें तो शायद पहला नाम जो दिमाग में आता है वो है बाबा सहगल का, 1990s में। ठंडा ठंडा पानी। हाँ, ठंडा ठंडा पानी जबरदस्त हिट था। एल्बम की लाखों कॉपीज बिकी। शायद पहली बार आम भारतीय रेडियो पर रैप सुन रहा था। वो गाना तो जैसे हर जगह था, लेकिन क्या वो सिर्फ एक फनी गाना था या उसका असर गहरा था? क्योंकि वो चीज नई थी बिल्कुल। ये अच्छा सवाल है। देखिए, बाबा सहगल ने दरवाजा जरूर खोला, लोगों को एक नए साउंड से मिलवाया। हाँ, भले ही स्टाइल थोड़ा नॉवेल्टी वाला लगे आज, पर उन्होंने रैप को पॉप कल्चर में एंट्री तो दिला दी। अच्छा। और उसी टाइम एक और चीज हो रही थी भारत से दूर, ब्रिटेन में। ब्रिटेन में वो क्या था? एशियन अंडरग्राउंड। हाँ बिल्कुल, एशियन अंडरग्राउंड सीन। पहली पीढ़ी के ब्रिटिश एशियाई, वो वहां नस्लवाद पहचान के संकट से जूझ रहे थे। तो वो अपने संगीत में सब मिला रहे थे, भारतीय संगीत, बॉलीवुड, भंगड़ा, जैज, हिप हॉप, अपाची इंडियन, पंजाबी MC ऋषि रिच, ये सब वहीं से निकले। पंजाबी MC, अरे हाँ, मुंडियां तो बच के, वो गाना। बिल्कुल। और फिर जेजी वाला रीमिक्स, वो तो दुनिया भर में छा गया। हाँ हाँ, उसने भंगड़ा और हिप हॉप का फ्यूजन ग्लोबल कर दिया। बिल्कुल। तो ये कनेक्शन मतलब डायस्पोरा वाला वो शुरू से ही था। बिल्कुल, उसने दिखाया कि ये हो सकता है। फिर 2000 के दशक की शुरुआत में एक और नाम आया जिसने देसी हिप हॉप पर बहुत गहरा असर डाला। कौन? बोहेमिया, रोजर डेविड, पाकिस्तानी अमेरिकी रैपर। बोहेमिया, हाँ हाँ हाँ, उनका नाम तो बहुत सुना है। विच परदेसां दे और खासकर पैसा नशा प्यार, वो एल्बम तो मतलब आग लगा दी थी उसने। सही कह रहे हैं। कई लोग मानते हैं कि भारत में असली थोड़ा सीरियस रैप वो बोहेमिया से शुरू हुआ। क्या ये कहना ठीक है? मतलब पहली रैप क्रांति? काफी हद तक। देखिए, उन्होंने पंजाबी और हिंदी में रैप किया, पर अंदाज में एक वजन था, कहानी थी जो पहले कम थी। पैसा नशा प्यार को तो कई बार पहली बड़ी रैप क्रांति कहते हैं भारत की। उन्होंने दिखाया कि रैप सिर्फ पार्टी सॉन्ग नहीं है, जिंदगी की सच्चाई भी है। उसी दौर में बॉम्बे रॉकर्स, इश्क बैक्टर भी थे और हार्डकोर की एंट्री हुई बॉलीवुड में। हाँ, हार्डकोर का मूव योर बॉडी, लकी बॉय, वो गाने भी पॉपुलर हुए। और बॉलीवुड की बात करें तो गोविंदा की फिल्म गैम्बलर का गाना मेरी मर्जी 1995 का, वो शायद पहली झलक थी। हाँ, कह सकते हैं। एक झलक जरूर थी, लेकिन असली कमर्शियल धमाका जो हुआ ना रैप का, वो हुआ 2000s के मिड के बाद। और इसमें पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री का बड़ा हाथ था। और यहीं शायद एंट्री होती है माफिया मुंडेर की। बिल्कुल। योयो हनी सिंह, बादशाह, रफ्तार, इक्का, लिल गोलू, ये सब नाम जुड़े थे उससे। बेसी हिप हॉप का पहला सुपर ग्रुप जैसा कुछ। हाँ, कह सकते हैं। उनका शुरू का काम काफी पॉपुलर हुआ, हालांकि ग्रुप बाद में टूट गया। हाँ, वो सुना है। कुछ अंदरूनी मतभेद, शायद पैसों का चक्कर। कुछ ऐसे ही बातें सामने आई थीं। बादशाह ने भी कहा था कि फ्यूचर को लेके चिंताएं थीं, हनी सिंह कॉल नहीं उठाते थे वगैरह। खैर, वो अपनी कहानी है। लेकिन उन्होंने जो गाने बनाए वो DHS फैंस को आज भी याद है। और उन्होंने पंजाबी म्यूजिक में रैप को एकदम सेंटर में ला दिया। बिल्कुल। और फिर आया हनी सिंह का दौर, वो तो मतलब आह, अलग ही लेवल था। हाँ, 2011 से 2015 तक इंटरनेशनल विलेजर एल्बम, लक 28 कुड़ीदा, ब्राउन रंग, हाई हील्स, 4 बोतल वॉडका। क्या नहीं था। हर पार्टी, हर क्लब, हर शादी में वही बज रहा था। वो छा गए थे पूरी तरह। जबरदस्त कमर्शियल सक्सेस दिलाई उन्होंने रैप को। बहुत ज्यादा। पार्टियों का साउंड ट्रैक बन गया उनका म्यूजिक। लेकिन यहीं पर आलोचना भी शुरू हुई। हाँ, ये बात तो है कि गाने सिर्फ शराब, पार्टी, महंगी गाड़ियां, लड़कियों के बारे में थे। बिल्कुल। आलोचक कहते थे कि ये रैप की असल आत्मा नहीं है।
वो जो विरोध वाली बात थी, सामाजिक मुद्दों वाली बात थी, वो गायब थी। हाँ, वो उससे बहुत दूर लगते थे। तो सवाल उठा कि क्या इसने रैप को पॉपुलर तो बनाया, पर शायद थोड़ा हल्का भी कर दिया, सतही बना दिया। ये बड़ी डिबेट है, क्योंकि एक तरफ तो करोड़ों लोगों तक रैप पहुंचा, कूल बना, सही बात है। और दूसरी तरफ लिरिक्स अक्सर आम जिंदगी से कटे हुए लगते थे। तो वो एक टेंशन थी कमर्शियल सक्सेस और आर्टिस्टिक डेप्थ के बीच। और शायद इसी खालीपन के रिएक्शन में या इसी एक जैसे गानों से हटकर एक नई लहर आई, गली रैप की। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये आवाज आई मुंबई की गलियों से। ये उन रैपर्स की थी जो हनी सिंह या बादशाह की दुनिया से बिल्कुल अलग थे। वो अपनी कहानी कह रहे थे। हाँ, गरीबी, भ्रष्टाचार, अपने मोहल्ले के संघर्ष, और वो भी अपनी भाषा में, बम्बईया हिंदी स्लैंग का खुलकर इस्तेमाल। इसमें नेजी का नाम सबसे पहले आता है, आफत, 2014 का वो DIY वीडियो। हाँ, वो वायरल हुआ था। नेजी शेख, मुंबई की चौल से, कहानी में सच्चाई थी। और फिर डिवाइन, विवियन फर्नांडिस, ये मेरा बॉम्बे, 2013, वो भी मोबाइल से शूट हुआ था ना? हाँ, और वो भी वायरल हुआ। रोलिंग स्टोन इंडिया ने बेस्ट वीडियो का अवार्ड भी दिया। वो एयरपोर्ट के पास की झुग्गियों से थे। और फिर इन दोनों ने मिलके गाना बनाया मेरी गली में, 2015 में। मेरी गली में, वो तो जैसे गली रैप का एंथम बन गया। और शायद पहली बार किसी बड़े लेबल ने, सोनी म्यूजिक ने, मुंबई के इन स्ट्रीट रैपर्स को रिलीज किया। इसने क्या बदला? मतलब इस गाने ने उसने गली रैप को एक पहचान दी, एक लेजिटिमेसी दी, दिखाया कि अपनी भाषा में अपनी असलियत दिखाकर भी रैप चल सकता है, हिट हो सकता है। और इसके बाद और भी रैपर आए। हाँ, MC टॉड फोर्ड, MC मावली, डीविल, MEY बंटाई भी इसी दौर में उभरे। ओ हाँ, MEY और रफ्तार का बीफ, वो तो काफी चला था। हाँ, उसने हिप हॉप का एक और पहलू दिखाया, कंपटीशन, क्लैश, वो भी इस कल्चर का हिस्सा है। और फिर आया 2019 और जोया अख्तर की फिल्म गली बॉय। गेम चेंजर। हाँ, उसने तो जैसे पूरे सीन को पलट दिया। निस्संदेह डिवाइन और नाजी की जिंदगी से प्रेरित। और सोचे, अमेरिकन रैप लेजेंड नास एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर थे। कमाल था वो। और फिल्म में सिर्फ कहानी नहीं थी, असली अंडरग्राउंड रैपर्स थे। वही तो उसकी खासियत थी। स्पिटफायर, MC अल्ताफ, KR डॉलर, K डोज, डब शर्मा, काम भारी, DMC, ब्रोधा वी, राजा कुमारी, शाहरुल, सब थे। फिल्म को ऑथेंटिसिटी मिली। और फिल्म जबरदस्त हिट हुई। बहुत बड़ी हिट। उसने गली रैप और हिप हॉप को आम भारतीय घरों तक पहुंचा दिया। जो चीज पहले शायद कुछ शहरों या ऑनलाइन कम्युनिटी में थी, वो नेशनल लेवल पर आ गई। तो क्या ये DHH के लिए क्रांति थी या एक बड़ा मोड़? एक बहुत बड़ा मोड़ जरूर कह सकते हैं। एक नई शुरुआत। इसने भारत में रैप का मिजाज ही बदल दिया, दिखाया कि इसमें कितनी ताकत है, कितनी गहराई हो सकती है। लेकिन इसमें एक मजेदार बात भी है। फिल्म ने स्ट्रीट ऑथेंटिसिटी को सेलिब्रेट किया, पर उसकी सफलता ने DHH को और मेन स्ट्रीम बनाया। हाँ, ये एक पैराडॉक्स है। शोहरत और अपनी जड़ों के बीच संतुलन बनाना, ये एक नई चुनौती बन गई कलाकारों के लिए। सही है। तो गली बॉय के बाद क्या हुआ? ऐसा लगता है जैसे एकदम से बहुत सारे रैपर आ जाए हों। बिल्कुल, टैलेंट का जैसे विस्फोट हुआ। और अब रैप सिर्फ हिंदी, पंजाबी या बॉम्बे दिल्ली का नहीं रहा। हाँ, अब तो हर भाषा में सुनने को मिल रहा है। बंगाली, खासी, मराठी, गुजराती, तमिल, मलयालम, आप नाम लीजिए। DHH अब सही मायनों में भारत की विविधता दिखा रहा है। कुछ कलाकारों का जिक्र करना जरूरी है इस दौर के। कौन है वो? अरे लिस्ट लंबी है, लेकिन कुछ उदाहरण, जैसे प्रभदीप, पंजाबी रैपर। हाँ, उनके गाने बहुत इंटेंस होते हैं। बिल्कुल, 1984 के दंगों का असर, नशे की लत, PTSD, बहुत पर्सनल और गंभीर मुद्दे उठाते हैं। फिर सिद्धू मूसेवाला थे। हाँ, बहुत दुखद हुआ उनके साथ। बहुत दुखद। वो एक बड़े स्टार थे, स्टाइल अलग था, पर गन कल्चर वाले विवाद भी थे। उनकी हत्या एक बड़ा झटका थी। और दिल्ली से सीधे मौत, एनकॉर, ABJ और काम। अरे वाह, उनका जिक्र जरूरी है। तेज तर्रार शब्द खेल, एकदम एग्रेसिव डिलीवरी, एनीमे रेफरेंस। हिंदी रैप में कुछ बिल्कुल नया लाए वो, भाषा के साथ कमाल का खेल। और रीजनल आवाजें जिनका आपने जिक्र किया। हाँ, वो बहुत जरूरी हैं। कोलकाता से ओल्ड बॉय बंगाली, मेघालय से खांसी ब्लड्स, अंग्रेजी में नॉर्थ ईस्ट की कहानियां, मुंबई से MC गाउठी मराठी, गुजरात से राहुल स्वैग वाला गुजराती रैप, तमिलनाडु से द कैस्टलेस कलेक्टिव। द कैस्टलेस कलेक्टिव, वो किस बारे में रैप करते हैं? तमिल में सामाजिक न्याय, जातिवाद जैसे मुद्दों पर बहुत पावरफुल स्टफ है।
दक्षिण से ब्रोधा वी का नाम भी बहुत सुनने को मिलता है। हाँ, ब्रोधा वी वो अंग्रेजी में रैप करते हैं, लेकिन संस्कृत श्लोकों का इस्तेमाल करते हैं हुक्स में। उनका रैप कॉन्शियस रैप कहलाता है, मतलब सामाजिक मुद्दों और सेल्फ अवेयरनेस पर फोकस। और महिला रैपर्स सीन में उनकी जगह कैसी है? बढ़ रही है, और ये बहुत अच्छी बात है। राजा कुमारी तो है ही बड़ा नाम, लेकिन डीएमसी, सोफिया अशरफ, सिरी, मेबा ओफिलिया और नई आवाजें जैसे सृष्टि तावड़े। हाँ, सृष्टि तावड़े ने तो बादशाह और इक्का के सामने परफॉर्म किया था। बिल्कुल, तो उनकी संख्या और असर दोनों बढ़ रहे हैं। ये जरूरी है कि हिप हॉप में महिलाओं की आवाज भी उतनी ही मजबूती से आए। हाल ही में हनुमना काइंड का गाना बिग डॉग्स और उसका वीडियो भी काफी चर्चा में था। हाँ, वो मौत का कुआं वाला वीडियो दिखाता है कि एक्सपेरिमेंटेशन भी खूब हो रहा है, विजुअल्स पर भी ध्यान दिया जा रहा है। तो मतलब DHH आज बहुत विविध है, बिल्कुल, भारत की तरह। एकदम। और ये सिर्फ मनोरंजन या एक्सपेरिमेंट तक ही सीमित नहीं है, ये वापस अपनी जड़ों की तरफ भी देख रहा है, विरोध और सामाजिक टिप्पणी का मंच। हाँ, ये हिप हॉप का कोर रहा है हमेशा से। क्या भारत में इसके उदाहरण है हाल के? बिल्कुल है। एक पुराना उदाहरण तो KRSNA का है, जब वो यंग प्रोस्पेक्ट थे। 2010 में गाना आया कैसा मेरा देश। अच्छा, वो किस बारे में था? कॉमनवेल्थ गेम्स में जो भ्रष्टाचार हुआ था उस पर। इसे अक्सर पहला भारतीय पॉलिटिकल हिप हॉप ट्रैक कहते हैं यूट्यूब पर। और अभी हाल में 2019-20 में जब CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट हुए थे, तब कई रैपर्स ने प्रोटेस्ट एंथम बनाए। शाज, EPRIR, तमिल रैपर अरीवू का गाना था ना यारू नी यारू, असम से 1M का असम आज जल रहा। हाँ, उनमें इनकलाब, आजादी जैसे नारे थे। बिल्कुल, शाहीन बाग जैसे प्रदर्शनों में रैप एक अहम आवाज बना। ये दिखाता है कि जब बातचीत मुश्किल लगती है तो आर्ट, खासकर रैप जैसा आर्ट फॉर्म, कैसे आवाज बन सकता है। बिल्कुल, ये एक शक्तिशाली हथियार बन जाता है। तो भविष्य कैसा दिखता है देसी हिप हॉप का? कहाँ जा रहा है ये सब? मुझे लगता है ये और फैलेगा, भारत के और कोनों से और भाषाओं से नई आवाजें आएंगी। और सामाजिक मुद्दे? हाँ, वो मंच बना रहेगा। जो हाशिए पर हैं उनकी कहानियां आती रहेंगी, सामाजिक टिप्पणी जारी रहेगी, ये लगातार बदलेगा, इवॉल्व होगा। तो आखिर में ये सवाल बचता है, शायद हमारे सुनने वालों के लिए भी, क्या देसी हिप हॉप अपनी इन अनगिनत आवाजों के जरिए एक नई कंटेम्प्रेरी भारतीय पहचान बना रहा है, या ये पुरानी सोच को चैलेंज कर रहा है, या दोनों? शायद दोनों ही। आप देखिए, बाबा सहगल के फनी रैप से हनी सिंह के क्लब हिट्स तक, फिर गली रैप की जमीनी हकीकत से आज की भाषाई विविधता तक। हाँ, ये पूरा सफर भारत की अपनी कॉम्प्लेक्सिटी, उसकी एनर्जी, उसके संघर्षों का आईना है। कैसे एक ग्लोबल आर्ट फॉर्म यहाँ आकर यहाँ की मिट्टी में रच बस गया और अपना रंग रूप बदल लिया। ये कहानी कहने की ताकत भी दिखाता है, चाहे वो गली की कहानी हो, दिल टूटने की, या नाइंसाफी के खिलाफ आवाज। बिल्कुल, रैप में वो दम है। तो इस गहरी और वाकई दिलचस्प बातचीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमने देसी हिप हॉप के सफर को काफी अच्छे से समझा। मुझे भी बहुत मजा आया, धन्यवाद। उम्मीद है हमारे सुनने वालों को भी ये चर्चा पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। अलविदा, जल्द ही फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। जय हिंद। जय हिंद।